Hello students, welcome on Nimbus Learning powered by Engineers Academy. Myself रंजीत कुमार. स्वागत है सर आप लोगों का आज की इस संध्या में और मेरी तरफ से जितने भी लोग अभी ऑनलाइन हैं उन सभी को वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. आइए सर शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या है. कल अपन ने कई सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. आज कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं. उससे पहले जो लोग ऑनलाइन है उनको मेरी तरफ से बेस्ट सैल्यूटेशन. डिम्पल वेरी गुड इवनिंग. और कौन कौन है भाई ऑनलाइन पे? कौन कौन है ऑनलाइन? इकबाल गुड इवनिंग. और कौन है भाई? इकबाल आज आपकी पहली क्लास है. इसके पहले की क्लास में आप नहीं दिखे थे. इकबाल आपकी पहली क्लास है. गुड इवनिंग जितेंद्र. आइए, तो क्लास शुरू करने से पहले एक इंस्पिरेशनल कोटेशन जिससे थोड़ा उत्साह वर्धन हो. ठीक है, तो कहते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है. मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है. हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है. डरने वालों को कुछ नहीं मिलता इस जहां में. लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है. तो जो लड़ा वहीं आगे बढ़ा, जो डर गया सो मर गया. इसलिए कभी डरना नहीं है और रुकना नहीं है. आप अगर जिस सब्जेक्ट को जितना आप जितना उसके उससे भागेंगे वो सब्जेक्ट उतना ही आपका पीछा करेगा और आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. तो इसलिए आप भागे नहीं, उससे डटकर मुकाबला करें. उस सब्जेक्ट को उतना ही पढ़ें और फिर ये पूरे मन से ये कोशिश करें कि उस सब्जेक्ट को मैं पूरी तरह से क्लियर करके छोड़ूंगा. तो दुनिया में कोई भी आपको कभी भी किसी भी मौके पर आप किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रह सकते. और ये एग्जाम कोई ऐसा टफ नहीं है, लेकिन अगर आप ईमानदारी मन से तैयारी करते हैं तो 100% आप इस एग्जाम को क्रैक करेंगे. लेकिन अगर तैयारी नहीं करेंगे तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करना बहुत ही मुश्किल होगा. तो इसलिए कहता है कि डरना नहीं है, पूरे जोश और जुनून के साथ मेहनत करनी है. कोई डाउट है तो टीचर से पूछें. कोई भी चीज कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए उसको पूछे, कंफर्म करे और तो ही आगे बढ़े. ठीक है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ने में बड़ाई नहीं है. आप थोड़ा रुके, पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़े तो उसमें अच्छा है. तब आप देखेंगे कि आपने अगर ईमानदारी से तैयारी थोड़ा रुक के ही चले, अगर पूरी ईमानदारी से तैयारी करके आगे बढ़े तो 100% आपकी सफलता सुनिश्चित है. ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज के क्वेश्चंस कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है. तो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 90. क्वेश्चन नंबर 90 कहता है निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अन्य सभी राज्यसभा की शक्तियां हैं. गलत विकल्प को चुनिए. बताइए भाई, आंसर बताइए इसका कि कौन किसको छोड़ के राज्यसभा की शक्तियां हैं सभी और बाकी और जो उसमें गलत कौन सा है. तो आंसर बताएंगे आप इसका. पहला ऑप्शन कह रहा है यह संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है. उसके बाद आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देती है. सामान्य विधेयकों पर विचार करके उन्हें पारित करती है और धन विधेयक में संशोधित प्रस्तावित करती है. प्रश्न पूछकर तथा संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है. बताइए इसका आंसर कौन है? बताइए. रोहित गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग. बताइए 90 का आंसर बताओ तुम लोग. 90 का आंसर. सबके आंसर सही है. राइट आंसर इज बी. बी आंसर क्यों होगा जी? इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? तो ध्यान दीजिएगा इधर. आप देखेंगे कि राज्यसभा की क्या क्या शक्तियां हैं अगर हम बात करें उस पर. तो राज्यसभा आप देखेंगे पार्लियामेंट के दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा. ठीक है, अब ये जो दोनों सदन है इन दोनों के राइट्स जो है वो अलग अलग है. क्या मतलब? कुछ चीजों पर तो कॉमन है और कुछ पे अलग है. जैसे नॉर्मल बिल, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल. ठीक है, और आप देखेंगे नॉर्मल बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, इन दोनों पर तो दोनों की शक्तियां समान है. ठीक है, लेकिन
राज्यसभा के कुछ विशिष्ट अधिकार हैं, जैसे विशिष्ट अधिकार में कि राज्य सूची में जो वर्णित विषय हैं उस पर राज्य सरकार ये राज्यसभा कानून बना सकती है। उसके बाद आप देखेंगे ऑल इंडिया सर्विसेज जो है उसको क्रिएट कर सकती है राज्यसभा। ये दो अधिकार दिए गए राज्यसभा को जो लोकसभा के पास नहीं है। लोकसभा के पास एक विशिष्ट अधिकार है और वो है मनी बिल के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ जो आंसर है वो इन्हीं राइट्स की बात कर रहा है। यह संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है, बिल्कुल देती है। राज्यसभा को विशिष्ट अधिकार है कि राज्य सूची में अगर कोई वर्णित विषय है तो वो संसद को उस पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। ये अधिकार राज्यसभा को दिया गया है क्योंकि राज्यों के प्रतिनिधि राज्यसभा में होते हैं। ये बात सत्य है। दूसरा कह रहा है आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देती है। आपातकाल की उद्घोषणा, जो आपातकाल की घोषणा होती है उसको स्वीकृति देती है लोकसभा। मतलब प्रधान प्राइम मिनिस्टर और जो कैबिनेट होता है वो इसको अप्रूवल देता है। ठीक है, मतलब लोकसभा के द्वारा इसको अप्रूवल दिया जाता है, नॉट राज्यसभा। ठीक है, तो ये जो है ये गलत है, मतलब ये आंसर सही है। सामान्य विधेयक पर विचार विमर्श करके उन्हें पारित करती है और धन विधेयक को संशोधित। तो नॉर्मल बिल पर आप देखेंगे लोकसभा के द्वारा पारित विधेयक को पारित करके भेजती है और मनी बिल के रिगार्डिंग संशोधन प्रस्तावित करती है। संशोधन मतलब उसमें कुछ चेंजेस का प्रपोजल पेश करती है लोकसभा को। लेकिन लोकसभा के लिए मानना या न मानना ये निर्भर नहीं करता। अगर वो चाहे तो धन विधेयक के संबंधी राज्य सूची के द्वारा दिए गए प्रस्ताव को खारिज कर सकता है, नहीं मान सकता है। राज्यसभा कुछ नहीं कर सकती। इसका मतलब सीधे अर्थों में यही है कि धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्तियां सीमित हैं और लोकसभा की शक्तियां अधिक है। ठीक है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पर राज्य सूची और ये मैंने बताया, तो ये राइट आंसर इज बी। ठीक है, और प्रश्न पूछ कर देता संकल्प प्रस्ताव, ये तो नॉर्मल है, जो लोकसभा के राइट्स हैं वही इसके भी हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, 91 निम्नलिखित में से डैश को छोड़कर अन्य सभी राज्य सूची के भाग हैं। बताइए आंसर इसका। 90 का आंसर बताओ, 90 का आंसर बताएं। 90 का आंसर बताओ। सॉरी 91 है ना, 90 तो आपने बता दिया। 91 का आंसर बताइए। 91 का आंसर गौतम, गौतम, रोहित और नवीन। तुम लोग कल अचानक कहाँ चले गए थे भाई बीच क्लास में, बताना मुझे। कल क्लास से आधा घंटा 45 मिनट पहले कहाँ चले गए थे तुम लोग? तीनों से पूछ रहा हूं मैं, गौतम, रोहित और नवीन। ये तीनों रिप्लाई करेंगे, मेरे सवाल का जवाब देंगे। कहाँ चले गए थे रोहित? कल क्लास खत्म होने से पहले मेरा नेट पैक कर रहा है। ओके, और रोहित तुम्हारा और नवीन तुम लोग इसका तो रिचार्ज पैक खत्म हो गया सर, नेट खत्म हो गया था। ओके, तो पहले से ही पता करके रखो यार, क्लास के बीच में मत जाया करो तुम लोग। क्लास चल रही है और मतलब बीच में ही मामला खत्म हो जाता है। चलिए 91 का राइट आंसर है बी, वायुसेना, एयरफोर्स। भूमि, शराब और पुलिस ये राज्य सूची के भाग हैं, बट जो वायुसेना है, डिफेंस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, वो दोनों, ये तीनों ही जो सर्विसेज हैं, मिलिट्री सर्विसेज, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनके रिगार्डिंग डिसीजंस लेती है और वो ही इन पर कंट्रोल करती है। एक सरप्राइज क्वेश्चन दीजिए आप लोग मुझे जवाब, कि तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है जी? कौन होता है तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर? वेरी गुड, एकदम आग लगा दिए तुम लोगों ने, हिला दिया साफ। राष्ट्रपति, एकदम वेरी गुड। और देश का पहला नागरिक कौन सा होता है जी? देश का प्रथम नागरिक। अच्छा, और एक सवाल का जवाब बता दो। अभी तक तो सारे मेल प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनते आए, और जब देवी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जब प्रेसिडेंट बनी तो उनको राष्ट्रपत्नी बोलेंगे कि राष्ट्रपति बोलेंगे? बताओ भाई इसका जवाब। पहली फीमेल प्रेसिडेंट थी तो उनको राष्ट्रपति बोलेंगे कि राष्ट्रपत्नी बोलेंगे?
रोहित, पद है पद। बिल्कुल मजे ले रहे हो हैं। चलिए देखिए, तो डिफेंस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को छोड़ के सारी चीजें जो है और राज्य सूची के विषय है, और ये यूनियन लिस्ट का पार्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आता है? बताइए। बिल्कुल गौतम, आंसर बताओ इसका। 92 का आंसर बताओ। 92 का आंसर बताइए। अच्छा रोहित, इंग्लिश में दिखाऊं? एक मिनट रुक जाओ। अब दिख रहा है? ये कह रहा है कि ये किस जुरिस्डिक्शन में आता है भाई। 92 पूछ रहा है कि जो दो राज्यों के बीच विवाद होता है वो किस जुरिस्डिक्शन में आता है, उसकी बात कर रहा है। बताइए इसका आंसर। हम्म। गौतम, डी कैसे होगा? डी और सी को डिफाइन करो। डी और सी को डिफाइन करो तुम लोग। कैसे है? मैं, चलो पहले तुम लोग बता लो फिर मैं बताता हूं। जिन, गौतम तुमने डी बताया है, रोहित ने सी बताया है। सी और डी में क्या डिफरेंसेस हैं? ये कह रहा है स्पेशल और ये कह रहा है ओरिजिनल। स्पेशल और ओरिजिनल में क्या है? देखो, मैं बता रहा हूं इसका। गौतम का आंसर सही है रोहित, डिंपल। राइट आंसर इज डी है। अंग्रेजी में ज्यादा समझ में आता है, ओरिजिनल। इस ओरिजिनल का पहला एक और नाम है, इसको हम प्राइमरी जुरिस्डिक्शन बोलते हैं। प्राइमरी जुरिस्डिक्शन, ठीक है। हिंदी में इसको हम प्राथमिक क्षेत्राधिकार भी बोलते हैं, और इस प्राथमिक को हम मतलब ओरिजिनल या मौलिक भी कह सकते हैं। इस प्राथमिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को कुछ फॉलोइंग राइट्स दिए गए हैं। देखना कौन कौन से राइट्स हैं, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। पहला, जो ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है इसका, ओरिजिनल प्राथमिक क्षेत्राधिकार जिसको बोलते हैं, इसके अंतर्गत पहला जुरिस्डिक्शन, सेंटर और स्टेट के बीच अगर कोई डिस्प्यूट हो तो उस डिस्प्यूट को सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। और दो से टू और मोर स्टेट, दो से अधिक राज्यों के बीच अगर विवाद है तो उसकी सुनवाई भी कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद फंडामेंटल राइट से रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो ये प्राइमरी जुरिस्डिक्शन या ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट इनकी सुनवाई करता है और अपने डिसीजंस देता है। समझ में आई बात? अरे आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ? ये क्लियर हो गया सबका? कहीं कोई दिक्कत इसमें? वेरी गुड, ठीक है। तो राइट आंसर इज डी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93। 93 कह रहा है कि भारत के संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला डैश संविधान से लिया गया है। 93, 93 इलेक्शन और उसमें जीत किससे लिया गया है? बिल्कुल गौतम, हो जाएगा, टेंशन मत लो, मैं हूं ना। इस 93 का राइट आंसर है ब्रिटेन। इलेक्शन का प्रोसीजर जो है वो अपने ब्रिटेन से ही लिया है, आम चुनाव, ठीक है। अब यहां पर एक सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग, जो मैं अभी आप लोगों से पूछने जा रहा हूं। किसके टाइम पीरियड में इलेक्शन कमीशन में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ था? किसके टाइम पीरियड में इलेक्शन कमीशन में एक इंपॉर्टेंट रिफॉर्म हुआ था?
और इलेक्शन कमीशन 2 सदस्यीय से 3 सदस्यीय बन गया। नाम बताओ उसका। किसके टाइम पीरियड में? कौन इलेक्शन कमिश्नर था जिसने ये इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स किए, सुधार? रोहित, डिम्पल, इकबाल, जितेंद्र, गौतम, सब लोग रिप्लाई कीजिए मुझे। रजनीश, बताओ भाई, वो कौन सा निर्वाचन आयुक्त है जिसके काल में, ओ रजनीश, नेट पे चेक किया तुमने? हैं? सेशन ऐसे नहीं लिखते, ये सेशन तुमने सत्र वाला लिख दिया है। टीएन सेशन नाम पता है तुम लोगों को? 1991 का पता था? नहीं पता है गौतम? जान लो। और ये हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में भी पूछे, क्योंकि अभी 3-4 महीना पहले इसी साल में मार्च या अप्रैल में टीएन सेशन की डेथ हुई है। बहुत जबरदस्त खोपड़ी वाला बंदा था, मतलब रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, और उसके साथ साथ रिटायरमेंट के बाद उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था। और इन्हीं के टाइम पीरियड में आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन में कई महत्वपूर्ण चेंजेस किए गए, जिसमें पहली बार वोटर लिस्ट शुरू किया गया। वोटर लिस्ट बनाना, ये वोटर आई कार्ड, और उसके बाद ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की शुरुआत हुई बैलेट पेपर को बंद करके। और इन्होंने ही कहा कि जो इतनी बड़ी संस्था है तो इसको इसको 2 मेंबर की नहीं 3 मेंबर का होना चाहिए। एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो और 2 अदर कमिश्नर हो। ठीक है? तो इन्होंने कई महत्वपूर्ण चेंजेस करे इलेक्शन कमीशन में। 1991 के टाइम में ये रहे थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और तब से लेकर आज तक इलेक्शन कमीशन जो है वो 3 सदस्यीय है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 अदर कमिश्नर होते हैं। ठीक है? समझ में आई बात? अरे क्लियर हुआ? तो अभी अभी टीएन सेशन की डेथ हुई है, इनकी मृत्यु हुई है, तो वो अभी न्यूज में हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर जीके को तुमको अच्छे से कवर करना है तो करेंट अफेयर को फोकस करना बहुत जरूरी है। कि अगर कोई भी कोई भी फेमस पर्सनालिटी अगर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब रिसेंट में वो किसी कारण बस न्यूज में रहा और बार बार चल रहा है, तो उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स पढ़ लो। अगर पॉलिटी का है तो पॉलिटी से रिलेटेड, हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री से रिलेटेड आप पढ़ लो। ठीक है? इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा कि देखो, एक 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 तुम लोगों को सामान्य सी बात कह रहा हूं। सामान्य सी बात ये कि जो एग्जामिनर है वो स्कॉलर की डिमांड नहीं करता। स्कॉलर की डिमांड का मतलब उसको विद्वान नहीं चाहिए जीके का, क्योंकि उसको पता है कि ये बच्चे डिग्री डिप्लोमा वाले हैं, 2 साल और 4 साल का टेक्निकल पढ़ के आए। क्योंकि तुम लोगों ने 10वीं के बाद किसी ने भी सपने में नहीं सोचा होगा कि कभी मुझे नॉन टेक भी पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अपन तो जब 12th करते हैं तो बहुत हमारी जो सोच होती है वो बहुत हाई होती है कि अपन ये करेंगे। लेकिन किसको पता था कि ये दिन भी देखने पड़ेंगे जब अपन को फिर से दोबारा वो एसएसटी के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, सामाजिक विज्ञान की। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी है बेवफा, रात में पढ़ो सुबह सफा, कहते थे ना। तो यहां पर आपको ये बात ध्यान रखना है कि कमीशन सिर्फ आपसे ये जानना चाहती है कि जितनी चीजें अभी करंट में मूव कर रही हैं उनको ट्रेडिशनल पोर्शन से लिंक करके पढ़ो। और वही चीजें एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि विद्वान नहीं है। अगर आपकी विद्वता आपके स्कॉलर का वो टेस्ट करती तो सिर्फ जीके का ही टेस्ट हो जाता, टेक्निकल का टेस्ट नहीं होता आपका। समझ में आ रही बात? सिर्फ आपका और सिर्फ टेक्निकल का लेना होता तो जीके नहीं देती। तो एक आप देखेंगे इसमें लिखा होता है सामान्य समझ, मतलब सामान्य अध्ययन। एक सामान्य अध्ययन करना है और करंट से रिलेट करके इनको पढ़ना है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाओ और देखो, सारी चीजें करंट में, उसमें 90% क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो किसी न किसी रीजन से करंट में मूव कर रहे थे। लेकिन हम लोग उस अप्रोच को फॉलो नहीं करते। अपन तो भेड़ चाल चलते हैं ना, जिधर एक आदमी जा रहा है उधर ही सारे चले जाते हैं। अपन तो हमारी जो तैयारी करने का तरीका है वो हम प्रॉपर स्ट्रेटेजी वाइज नहीं करते। एक चीज जान लेना, आज के डेट में हार्ड वर्क की नहीं, स्मार्ट वर्क की नीड है। अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं तो ही क्वालिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। समझ में आ रही बात? तो स्मार्ट वर्क क्या है? टू दी पॉइंट, और जो डिमांड है उसकी उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं और निकल लिए। देख लो, कई सारे आपके सीनियर
या कोई ऐसा जो तैयारी क्वालिफाई कर गया, उसको सब कुछ नहीं आता था लेकिन वो आता था जो एग्जाम में पूछता था और वो क्वालिफाई कर गया। और कई सारे ऐसे लोग हैं जो सब्जेक्ट के विद्वान हैं लेकिन वो कभी क्वालिफाई नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो विद्वान ही रह गया, आता सब कुछ है लेकिन वो नहीं आता जो एग्जाम में पूछता है। समझ में आ रही बात? तो भाई साहब, अपने को वही काम करना है। बिल्कुल रोहित, मैं पूरा छांट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वही कराता हूं मैं। वो तो करेंट तो बहुत सारे होते हैं, जैसे मैगजीन तुम लोग लेते हो तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन वो मैगजीन एक के लिए नहीं प्रिंट होती है ना भाई। वही तुम पढ़ते हो, सीजीएल वाला पढ़ता है, पटवारी वाला पढ़ता है, सब पढ़ते हैं। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तो स्पेसिफिक ही तुम लोगों के लिए वो छांट के मैं तैयार करता हूं ताकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप उनको पढ़ लो। तो 25, 26, 27 चीजें होती हैं एक वीक में, उसको भी हम करते जाएं तो मोस्ट ऑफ द करंट हम सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो इसलिए थोड़ा सा आप स्मार्ट बनिए और स्मार्ट तरीके से तैयारी कीजिए। समझ में आई बात सबको? क्लियर हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना में जवाब दे दो यार। अ- अच्छा रोहित, तुमको मालूम है लेकिन तुमने ज्वाइन नहीं किया था। वाह बेटा, बहुत बढ़िया। लो भैया, एक और इन्होंने पूछ लिया सवाल, नवीन जी, करंट कैसे करें? अरे हर संडे को 8 बजे से मेरी करंट की क्लास चलती है, तो कभी उसमें तो आया करो, पूछ तो लिया करो मुझसे फोन करके। अब यहाँ पूछ रहे हो? हाँ रोहित, हम रोज देखते हैं। वेरी गुड, चलिए आइए। ये बात हो गई, 93 का क्वेश्चन कर लिया हमने। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है, भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? बताइए सर, आंसर बताइए 94 का आंसर। ये 1 करोड़ का क्वेश्चन है, जो बताएगा वो कौन बनेगा करोड़पति की पहली सीरीज में खड़ा हो जाएगा। मतलब बॉम्बे भेजने से पहले तुम यही क्वालिफाई कर गए। बताइए, भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? यहां पर आपको कुछ सरप्राइज क्वेश्चन भी पूछूंगा, मैं बता रहा हूं मैं तुम लोगों से। सरप्राइज क्वेश्चन। अब आंसर तुम लोगों ने सबने सही बताए हैं, तो राइट आंसर जो है इसका ए है, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। अब मुझे ये बता दो कि मौलिक अधिकारों में सबसे बड़ा मौलिक अधिकार कौन सा है? बताइए, फटाफट रिप्लाई करेंगे, मुझे एकदम खड़ाम खड़ाम जवाब देना है। मौलिक अधिकारों में हो नवीन, यार तुमने तो दिल ही जीत लिया यार साहब। पहले जवाब देके हिला दिया साफ सर को तुमने, हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या सभी लोग सहमत हैं नवीन के जवाब से कि 19 जो आर्टिकल है ये सबसे बड़ा है मौलिक अधिकारों में? अरे सब लोग सहमत हैं क्या? में भी कैसे? इकबाल में भी नहीं है, 100% कंफर्म है। आर्टिकल 19 जो है उसमें 19 क्लॉज 1, 19 क्लॉज 2, 19 क्लॉज 3, 19 क्लॉज 4 और 19 क्लॉज 5, 5 सब क्लॉज हैं इसमें। ठीक है। घूमने फिरने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, ठीक है, और पेशा अपनाने की स्वतंत्रता, सब तरह की स्वतंत्रता इसमें दी गई है। बसने की, घूमने फिरने की, और वहां पर अपने इच्छानुसार पेशा मतलब प्रोफेशन अडॉप्ट करने की स्वतंत्रता भी दी गई है। और सभा और सम्मेलन आयोजित, शांतिपूर्ण सभा और सम्मेलन आयोजित करने की। तो सबसे बृहत्तर जो है वो 19, आर्टिकल 19 है। ठीक है, सबसे बड़ा। ये ध्यान रखना, इसमें एक 19 क्लॉज 6 भी था, राइट टू प्रॉपर्टी, वो हटा दिया गया, तो वो अभी 5 ही है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट्स कौन सा है। बिल्कुल रोहित, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा। अच्छा चलो, अब ये बता दो, तुमने ये तो बता दिया, तो वो जो संपत्ति का अधिकार था उसको कहां जोड़ा गया है? यहां से तो हटा दिया गया फंडामेंटल राइट से, लेकिन उसको कहां जोड़ा गया है? कौन बताएगा? मौलिक अधि बिल्कुल रोहित है, हिला दिया तुमने। आर्टिकल 300 ए में इसको जोड़ दिया गया है और एक लीगल राइट बनाया गया है इसको। लीगल राइट क्यों बनाया गया जी? तो लीगल राइट इसलिए बनाया गया कि कभी भी जब भी सरकार चाहेगी तब इसमें वांछित कानून बना के
और इसमें परिवर्तन कर सकती है। रीजन इसका यह है कि आप जानते हैं कि अगर संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार हुआ तो किसी भी कंडीशन में सरकार किसी की भी संपत्ति को छीन नहीं सकती। तो 1978 में सरकार ने कहा कि भाई मान लो डेवलपमेंट के लिए जो काम करना है, स्कूल, कॉलेज, डैम, फ्लाईओवर, हॉस्पिटल्स, रेल ट्रैक ये बनाने होंगे, तो उस कंडीशन में लोगों की जमीन तो ऑक्युपाई करनी पड़ेगी। अब मान लो लोगों ने जमीनें देने से मना कर दी तो क्या डेवलपमेंट का काम नहीं होगा? तो इसलिए ये कानून बनाया गया और इसको लीगल राइट्स में शामिल किया गया कि जब जब सरकार को अगर जमीन की जरूरत पड़ेगी तो सरकार लोगों की जमीन एक्वायर करेगी और उनको बाजार वैल्यू के अकॉर्डिंग उनको पैसा देगी और जमीन एक्वायर करके वो सारे डेवलपमेंट का काम करेगी। तो इसलिए इसको किसमें 300A में जोड़ दिया गया। क्लियर? क्लियर हुआ? बिल्कुल। भाई मान लो कि अगर कोई डैम निकालना हो या रेलवे ट्रैक निकालना हो, अब सभी लोग चारों तरफ से रास्ता निकल गया, एक आदमी का घर अगर है तो उस बीच में अब क्या करोगे? उसको तोड़ोगे ना, डेवलपमेंट तो करना है ना भाई। देखो इसके निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही एस्पेक्ट्स हैं। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसमें कमियां हैं या अच्छाइयां हैं, दोनों ही एस्पेक्ट्स है। वो कभी मैं तुम लोग को ये लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाऊंगा, भूमि अधिग्रहण बिल, तो उस पर मैं बताऊंगा कि क्या क्या कानून है, किस तरह से कंपनसेशन दिया जाता है, एक्वायर करने के पहले सरकार क्या करती है, वो कभी आराम से डिस्कस करेंगे। तो लैंड एक्विजिशन एक्ट के बारे में अपन देखेंगे। कई सारे उसमें अच्छे क्लॉज भी हैं जिसके तहत फायदा होगा। भाई तुम्हारे गांव से मान लो अगर कोई हाईवे निकलेगा तो दोनों साइड के रोड की, दोनों साइड के जमीनों की कीमत बढ़ जाएगी। कोई अगर कंपनी शुरू होती है तो भी आपको बढ़ेगा। रेलवे लाइन निकलती है तो भी फायदा होगा। रेलवे स्टेशन बनेगा तो ट्रांसपोर्टेशन इजीएस्ट होगा। कोई कैनाल निकलता है तो आसपास की जमीन सिंचाई के योग्य हो जाएगी। तो वो फायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं। ठीक है, आइए। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 1994। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 95। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से लोकसभा की शक्ति कौन सी है? बताइए भाई, लोकसभा के पावर के बारे में बताइए। लोकसभा की शक्ति कौन सी है? आंसर बताओ। 95 का आंसर बताइए। 95 का आंसर बताइए भाई। बताओ आंसर फटाफट। डिंपल ने डी बताया है। संवैधानिक संशोधन को पारित करती है। क्यों? राज्यसभा पारित नहीं करती है डिंपल। यह संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है और धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है। देखो गौतम सी नहीं होगा इसका। देखो बहुत कंफ्यूजिंग सा है लेकिन मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर ए होगा। संविधान में संशोधन करती है, मतलब संशोधन की सिफारिश करती है, मतलब खुद भी संशोधन करती है और सिर्फ पारित कहना नहीं करेंगे। पारित तो दोनों ही करते हैं, लेकिन संविधान में संशोधन करने की बात करें तो संशोधन का अधिकार है। ठीक है, तो पहले संशोधन करेगी तब तो पारित करेगी। ठीक है, तो लोकसभा की ये शक्ति है। हालांकि ये तो नहीं है राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे देती है। सामान्य विधेयक पर विचार कर उन्हें पारित करती है। विचार क्या, उनको पेश करती है और फिर पारित करती है, विचार नहीं करती। और धन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित करती है। संशोधन प्रस्तावित नहीं करता है, संशोधन को मान्य करता है और उसको अप्रूव करता है। तो सी तो नहीं हो सकता है। और पारित सिर्फ नहीं करती है, पारित करने का मतलब सिर्फ उसको अप्रूव करने का राइट है। तो राइट आंसर इसमें दो, बी को छोड़ के बारे सारे मिलते जुलते हैं, लेकिन इसका सी क्यों नहीं होगा सर? रोहित, सी इसलिए नहीं होगा कि आप वर्ड देखिए। अब मैं वर्ड बताता हूं तुमको तो समझ में आ जाएगा। देखो, विचार कर उन्हें पारित करती है और धन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित करती है। देखो ये जो दो वर्ड्स हैं इसकी वजह से सी नहीं होगा। रोहित, अब क्लियर हुआ? संशोधन तो पूरी पार्लियामेंट करती है या ओनली लोकसभा
करती है। संशोधन दोनों ही करती है भाई, पूरी पार्लियामेंट करती है। मतलब संविधान में संशोधन करती है, ये तो पारित करता ही है, संशोधन का अधिकार है। मतलब प्रस्तावित तो पहले संशोधन लोकसभा में ही पेश होता है ना भाई। किसी भी बिल को पास करने का तरीका क्या होता है, पहले आप उसको पेश करते हैं, फिर उस पर विचार होता है, विचार विमर्श मतलब डिस्कशन होता है, उसके बाद फिर उस पर आप वोटिंग कराते हैं, वोट कराते हैं, और फिर उस पर अनुमति मिलती है। तो किसी भी विधेयक को पास कराने का क्रम क्या हुआ, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। समझ में आ रही बात, यही हुआ ना जी। कोई भी बिल पास करे, तो अब मैं इनमें से पूछूं कि किसी भी बिल के रिगार्डिंग पहला प्रपोजल क्या है, तो पहला प्रपोजल है कि उस बिल को पेश करें। तो पेश कहां होता है, सबसे पहले पेश होता है लोकसभा में। तुम कहोगे क्यों, क्योंकि आपको मालूम होगा कि लोकसभा में मेजोरिटी के लीडर जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों में से ही वो मंत्रिमंडल का गठन करता है। भले ही कुछ राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं मंत्रिमंडल में, लेकिन मोस्टली जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा के होते हैं। तो हालांकि पेश तो दोनों में हो सकता है, लेकिन सबसे पहले नॉर्मली वो लोकसभा में ही पेश होता है। क्या ये बात सबको समझ में आई, कि अभी भी कंफ्यूजन है? मैं एक एक कर को डिफाइन करूं इन सबको। प्रस्तावित का मतलब है प्रपोजल, प्रपोजल देती है, ठीक है, उसके उसको अप्रूवल देती है। तो मतलब प्रपोजल प्रस्तावित थोड़ी करता है, वो तो भाई डोमिनेंसी है मनी बिल के रिगार्डिंग लोकसभा की। मतलब बिल पेश भी करता है, पास भी करता है, चेंज भी करेगा, राज्यसभा तो कुछ कर ही नहीं सकता। समझ में आ रही बात? ठीक है, क्या मैं उम्मीद करूं कि सबको समझ में आ गया? ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया जी? सबको? क्यों? क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछते हैं और अपन को कंफ्यूज करता है, तो यहाँ कंफ्यूजन ही तो दूर करना है अपने को। हो गया? बढ़े आगे, चलिए। क्वेश्चन नंबर 96। सर ये सी ऑप्शन की सेकंड लाइन नहीं आई। धन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित करता है, कह रहा है। अब आ गई? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के भाग है? बताइए, कौन सा विषय संघ सूची का भाग है? बताओ भाई। रोहित वेरी गुड, सबके आंसर सही है। बैंकिंग, इट्स ए पार्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है बैंकिंग सेक्टर को, आप देखेंगे। इसीलिए पहले चरण में, चलो एक क्वेश्चन, एक सरप्राइज क्वेश्चन बता दो कि पहले चरण में कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था? फर्स्ट राउंड में कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, और कब हुआ था, और किसने किया था? नवीन रॉन्ग आंसर। मेरे लाल, इतनी जल्दीबाजी क्यों है? आराम से दो ना। बताओ कि फर्स्ट राउंड में कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था, कब हुआ था, किसने किया था? बताओ क्वेश्चन, कौन सी सरकार के द्वारा किया गया था जी? नहीं पता, मैं बताऊं? बोलो। अगर नहीं पता है तो मैं बताऊंगा। नहीं नवीन, हाँ नवीन, रजनीश नहीं। देखो, 14 बड़े बैंक थे 1969 में, और उस समय थी इंदिरा गांधी, ठीक है, ये याद रखना। ये भी पूछा है। ये तो फर्स्ट राउंड था, और दूसरे राउंड में 1980 में कुछ 6 और बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 6 बैंक्स का।
किसके द्वारा? ये भी इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक है। और फिर 1993 में आप देखेंगे न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पीएनबी में मर्ज कर दिया गया। तो ये 19 हो गए। और अभी कई बैंकों का मर्जर हुआ है। तो ये ध्यान रखना कि 14 बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन 1969 में इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था, और 1980 में कुछ और 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण दोबारा इंदिरा गांधी के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है? बताइए, 97 का आंसर बताइए जी। कौन सा न्यायालय है जो नीचे के मुकदमों को अपने पास मंगवा सकता है? बताइए, आंसर दीजिए। दो लोगों ने आंसर दिया है, रजनीश ने और गौतम ने। बाकी लोग, इन दोनों ने जो आंसर दिया है वो आंसर बिल्कुल गलत नहीं है। मतलब राइट आंसर है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये भाई साहब अगर अधीनस्थ न्यायालयों में अर्थात उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय में अगर कोई केस पेंडिंग है और अगर उस पर किसी की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, तो ये रिट लगा के वो नीचे लोअर कोर्ट में पेंडिंग केसेस को अपने पास मंगा के उसकी सुनवाई कर सकता है, या किसी दूसरे कोर्ट में भेज के उस पर त्वरित सुनवाई का आदेश दे सकता है। तो ऐसा अधिकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है, बाकी किसी के पास नहीं है। समझ में आई बात? अरे आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ 97 का? मैं पूछूं तो फटाफट रिप्लाई कर दिया करो तुम लोग। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए वेरी गुड, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 98, सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली में राष्ट्रपति क्या होता है? बताइए भाई, अध्यक्षीय प्रणाली में राष्ट्रपति क्या होता है? बताओ। 98 का आंसर बताइए। रजनीश, गौतम, जितेंद्र, नवीन। राइट आंसर इसका बी है। बी कैसे है? थोड़ा देखिए इधर, समझिएगा कि बी कैसे है ये आंसर। तो राज्य का अध्यक्ष, तो राज्य तो हो नहीं सकता, यहां तो राष्ट्र की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, उसके बाद राष्ट्र अध्यक्ष और राज्य का अध्यक्ष, सरकार का अध्यक्ष, सरकार का अध्यक्ष और कार्यपालिका का अध्यक्ष, ये 4 ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन तो सीधे गलत हो गया, राज्य का अध्यक्ष होता नहीं है। दूसरा, कार्यपालिका का अध्यक्ष की बात करें तो कार्यपालिका का अध्यक्ष बिल्कुल होता है। ठीक है, और सरकार का अध्यक्ष भी होता है। ये कह रहे हैं राष्ट्र का अध्यक्ष और सरकार का अध्यक्ष। तो इनमें ये तीनों ही सही है एक तरह से, लेकिन जो सबसे जो सबसे ज्यादा सही है वो है राष्ट्र का अध्यक्ष और सरकार का। मतलब देश का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, मतलब संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष के रूप में, मतलब सर्वोच्च पद। और फिर सरकार का भी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, जो क्या करता है कि प्रधानमंत्री, ये राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर से टाइम टू टाइम गवर्नमेंट कैसी चल रही है उसके रिकमेंड, मतलब उसके रिगार्डिंग सुझाव, उसके रिगार्डिंग बात करता रहता है। ठीक है, या प्रधानमंत्री को सरकार चलाने में एक पार्शियल सपोर्ट करता है। ठीक है, तो राष्ट्र का अध्यक्ष और सरकार का अध्यक्ष इज राइट आंसर, ये अप्रोप्रिएट आंसर होगा। अब ये जान लीजिएगा कि यहां पर 2 तरह के हेड होते हैं, एक तो रियल हेड होता है और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। तो जो रियल हेड और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड में अंतर समझते हैं क्या आप लोग? वही तो पूछ रहा हूं मैं इकबाल, कि रियल हेड और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड में डिफरेंस आप समझते हैं क्या? ये बात समझनी जरूरी है।
क्योंकि भाई हमारे देश में तो राष्ट्रपति भी है, उपराष्ट्रपति भी है, प्रधानमंत्री भी है, ये सारे ही पद हैं। तो फिर इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, देखो इसको थोड़ा समझिए कि ये क्या है। एक मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, और एक होता है बॉस रियल हेड। हिंदी में बोलते हैं इसको संवैधानिक प्रमुख, और इसको बोलते हैं वास्तविक प्रमुख। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में कभी पूछ ले संवैधानिक प्रमुख और वास्तविक प्रमुख में क्या डिफरेंस है। तो संवैधानिक प्रमुख तो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, और वास्तविक प्रमुख होता है पीएम, प्राइम मिनिस्टर। अर्थात इसका मतलब यह है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो कैबिनेट के साथ मिलके सरकार का संचालन करती है। ठीक है, सरकार का संचालन करता है मतलब सरकार चलाता है। और प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ा पोस्ट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का है, इससे बड़ा कोई पोस्ट नहीं है भाई। हेरारकी ऑर्डर में सबसे ऊपर बैठता है प्रेसिडेंट, उसके बाद आप देखेंगे दूसरे लोगों का ऑर्डर आता है। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। ये एग्जाम्पल बताता हूं आपको, इसका बेहतर एग्जाम्पल है घर में दादाजी और पापा। तो मान लो दादा हो गए घर में सबसे बड़े, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, और पापा जो है वो रियल हेड है, जो मम्मी और भाइयों के साथ मिलके, वो कैबिनेट के साथ मिलके सरकार का संचालन करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मान लो तुम्हारी शादी होनी है, तुम्हारे लिए कोई लड़की देखी है, तो पहले पापा, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट, मम्मी और पापा मिलकर डिसाइड कर लेते हैं, और लास्ट में दादाजी को दिखाते हैं कि ये देखिए, ये रजनीश के लिए या रोहित के लिए एक लड़की देखी है, और गौतम के लिए, और बताइए कैसी रहेगी। तो डिसीजन तो पहले ऑलरेडी फाइनल हो चुका है, बस उनसे एक आंशिक स्वीकृति लेनी है। मतलब इन्होंने जो डिसीजन लिया है उसी डिसीजन पर उनको हाँ करना होता है। ना कहेंगे तब भी और हाँ कहेंगे तब तो वो भी, तो दोनों ही चीजें कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि इनका फाइनल डिसीजन हो चुका है। तो ऐसे ही हमारे देश में राष्ट्रपति जो है वो बस नाम का प्रमुख है, काम कुछ नहीं है भाई। आप ये मान लीजिए कि राष्ट्रपति के सारे अधिकारों का इस्तेमाल प्राइम मिनिस्टर अपने कैबिनेट के साथ मिलकर कराता है। मतलब ये मान लो कि सबकी स्टैचू है, स्टैचू समझते हैं ना आप, कि पद पर बैठ गया और पूरा कोई काम नहीं है भाई। सबसे बेहतरीन पोस्टर राष्ट्रपति का, पूरा आराम से चिलम चिली करो, चिल चिल, कोई टेंशन नहीं, आराम से, आराम से 5 लाख की सैलरी, 500 एकड़ में फैला राष्ट्रपति भवन, और पूरा आनंद ही आनंद, कोई काम ही नहीं है, एकदम बोर हो, टेंशन ही आ जाते हैं फ्री में। ऐसे ही एक राज्य में पोस्ट होता है जिसको गवर्नर का पोस्ट बोलते हैं, ये भी सिर्फ स्टेट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। रियल हेड सीएम होता है और उसका कैबिनेट, और बाकी गवर्नर जो है वो पूरा चिलम चिली करता है, चिल, कोई काम नहीं है, एकदम फ्री में मस्त। बिल्कुल रोहित, सबसे मस्त जॉब है भाई, कोई टेंशन नहीं है, कोई लोड नहीं है। मेरा तो, मैं तो गया था एक बार मुगल गार्डन देखे, तो मेरा मन हो गया था कि एक बार राष्ट्रपति बन जाए यार। और देखो और अच्छी बात क्या है, ना कोई क्वालिफिकेशन चाहिए और ना ही कोई एज बैरियर है। अपन तो यहाँ पर जेईएन के लिए 30-32 से ऊपर निकले तो गए काम से, अब एग्जाम नहीं दे सकते। और उसके बाद बीटेक और चाहिए, डिग्री डिप्लोमा, वहां पर ना कोई डिग्री चाहिए ना डिप्लोमा चाहिए, खाली टेंगा चापो तो भी चलेगा। और उम्र का कोई नहीं, उम्र तो ये है कि एक धरती पर और दूसरा कब्र में हो तब भी चलेगा, एकदम लटकती उम्र में भी बनते हैं लोग। प्रणब मुखर्जी को देख लो, 80 साल से ऊपर थे तब प्रेसिडेंट बने थे, अब वहां से रिटायर किया। तो मतलब रिटायरमेंट के आगे वाला जो एज होता है, उस एज में लोग प्रेसिडेंट बनते हैं। कि अरे मेरे लाल, जितेंद्र, रजनीश, ये जो देश का अकाट्य सत्य है ना, उसको भी आप समझने की कोशिश कीजिए। देश के जो बड़े लीडर्स हैं, उनके जो देश चलाते हैं, उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन हमारे देश में एक पियोन जो है, चपरासी के अपॉइंटमेंट होता है, तो उसके लिए आपको ग्रेजुएट चाहिए, पीएचडी होल्डर चाहिए। उसके बाद रिटन टेस्ट लेते हैं उसका, 2 बार प्री लेते हैं, मेंस लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, फिर उसकी ज्वाइनिंग कराते हैं आप।
तो क्या ये देश की विडंबना नहीं है कि जो देश चलाते हैं उनके लिए ना कोई क्वालिफिकेशन है, ना कोई एज बैरियर है, और एक देश का जो मामूली सा पियोन है उसका आप इतना जबरदस्त टेस्ट लेते हैं। ठीक है। तो भाई साहब ये हमारे देश की विडंबना है कि जो कि जिनके लिए योग्यता चाहिए उनके पास योग्यता नहीं है, और जहां योग्यता की उतनी जरूरत नहीं है वहां योग्यता ढूंढते हैं। आपको मालूम है दूसरे देशों के जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, वो 45 के बाद नहीं बनते। अमेरिका में देख लो, 2 बार के बाद आप नहीं बन सकते, और अपने यहाँ जब तक चाहो तब तक बनने रहो। तो कुछ देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि देश की बुराई है, लेकिन जो कमियां हैं उनको हमें सत्य रूप से स्वीकार करना चाहिए कि वो कमियां, और हमें उन्हें दूर करना चाहिए। ठीक है, आइए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर अध्यक्षीय प्रणाली हमने देख लिया। 99 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, आंसर तो इसका बताओ भाई, आंसर बताओ 99 का। 99 का आंसर बताएं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुझे पूरी उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का सभी लोग 100% सही आंसर देंगे, एकदम 100%। अगर किसी ने भी गलत आंसर दिया तो सोच लेना, निर्मा सरफ से नहीं, लक्स साबुन से नहीं लाऊंगा। हर एक नेता का सचिव जरूर होता है। बिल्कुल होता है ना सचिव भाई, नेता का नहीं होता है। रजनीश, ये हर एक मिनिस्टर का सचिव होता है, नेता का नहीं होता है। ये मिनिस्टर्स जितने भी होते हैं ना, उनका सचिव होता है, इसीलिए उनको स्टील पिलर ऑफ द नेशन कहते हैं। इस्पात स्तंभ, क्योंकि देश जो है वो नेता नहीं चलाते, ये जो सीनियर आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, जो उनके सचिव होते हैं, सेक्रेटरी, वो ही चलाते हैं। मंत्री जी के सुबह से उठने से लेकर रात तक सोने तक का सारा डिटेल यही करते हैं। चलो, 99 का राइट आंसर है सी, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। अब चलो एक और सवाल का जवाब बता दो यहां पर मुझे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अटॉर्नी जनरल, इन दोनों को कौन अपॉइंट करता है? सरप्राइज क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। कोई बताएगा मुझे कि राष्ट्रपति किन किन लोगों को अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति, मालूम है तुम लोग को कि राष्ट्रपति किस किस कौन कौन से पोस्ट का अपॉइंटमेंट करता है? सबका नाम पता है ना? ये याद रखना, एग्जाम में पूछा है। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है जी? रोहित, गवर्नर को, गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, अपने मन से, अपने मन से अपॉइंट करता है। गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट अच्छा, जितने लोगों को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, वो क्या अपने मन से करता है या फिर किसी से पूछ पाछ करता है? वो प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट जो है वो सब अपने मन से होता है या केंद्रीय? बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट की सिफारिश के आधार पर ये सारी नियुक्तियां करता है। सीएजी, सीजेआई, यूपीएससी, बिल्कुल। तो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के रिकमेंडेशन के बिहाफ पर वो इन सारे पदों पर नियुक्ति करता है। एक शॉर्ट फॉर्म में बता दूं आपको, तो सबसे पहले सीजेआई की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, फिर सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस की नियुक्ति सीजेआई की सिफारिश पर करता है। उसके बाद हाई कोर्ट के चीफ जज की नियुक्ति करता है गवर्नर और सीजेआई की सिफारिश पर। उसके बाद हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है सीजेआई और कंसर्न गवर्नर और उस हाई कोर्ट के चीफ जज के सिफारिश पर। उसके बाद गवर्नर का अपॉइंटमेंट करता है राज्यों में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सिफारिश पर।
सीएजी को अपॉइंट करता है, अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करता है, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, ठीक है, भाषाई आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, ठीक है। ऐसे सभी निर्वाचन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्तों को नियुक्त करता है। यूपीएससी के चेयरमैन और अदर मेंबर्स को अपॉइंट करता है। ये सारे लोगों का अपॉइंटमेंट पीएम की सलाह पर, मतलब प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर उन सभी लोगों की नियुक्ति करता है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर? चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का निर्वाचन आयोग, बताइए बताइए सर, क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर दीजिए फटाफट, सब लोग आंसर दे भाई। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर दे सब लोग। रजनीश डी कैसे होगा? कार्यपालक निकाय का मतलब क्या होता है जी? एग्जीक्यूटिव बॉडी है, हैं? रजनीश, रजनीश ही बोल रहे हो ना कि जितेंद्र? सबके आंसर सही हैं। राइट आंसर इज ए, इट्स ए ऑटोनोमस बॉडी एंड a constitutional body। सर कृपया कर का अधिकार, क्या लिख रहे हो रोहित? सर कार्य कार्यपालिका का अध्यादेश कौन होगा? कार्यपालिका का क्या लिख रहे हो रोहित? समझ में नहीं आ रहा है। क्या है? अध्या अध्यक्ष? अच्छा, कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होगा? बिल्कुल, कार्यपालिका का अध्यक्ष तो प्राइम मिनिस्टर होता है ना। लेकिन अगर मान लो इसमें पीएम नहीं हो तो कार्यपालिका का अध्यक्ष, आप देखेंगे अगर पीएम ऑप्शन नहीं हो तो राष्ट्रपति होगा, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उस हायरार्की में सबसे ऊपर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम और फिर कैबिनेट होता है। तो रियल अध्यक्ष तो पीएम होगा, और अगर संवैधानिक अध्यक्ष पूछे तो प्रेसिडेंट होगा, तो नॉर्मली पीएम होगा। ठीक है, समझ में आई बात? आइए, 100 का राइट आंसर है भाई ए, इट्स ए ऑटोनोमस बॉडी। अब ये मुझे बताओ कि इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल बताओ, इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल बताओ जी। किस आर्टिकल में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? बिल्कुल नवीन, आर्टिकल 324 टू 329 में आप देखेंगे ये मेंशन किया गया है इलेक्शन कमीशन के बारे में। इट्स ए ऑटोनोमस बॉडी। ऑटोनोमस का मतलब है स्वतंत्र निकाय, और दूसरा इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मतलब संवैधानिक निकाय। ऑटोनोमस और कॉन्स्टिट्यूशनल में डिफरेंसेस समझते हैं आप? स्वतंत्र एवं संवैधानिक निकाय में अंतर समझते हैं? अगर मान लो इनमें से स्वतंत्र की जगह संवैधानिक निकाय होता तो क्या आप यही लगाते हैं? बता देना, सब लोग बताएं भाई। स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय में डिफरेंस समझते हैं क्या आप लोग? सभी लोग बोले यार, फटाफट रिप्लाई करो ना यार, तुम लेट मत करा करो। स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय में डिफरेंस पता है? नहीं पता है, सिर्फ नवीन रिप्लाई कर रहा है बार बार। बाकी लोग को पता है क्या? बताओ मुझे, बताओ, बोलो भाई। रोहित, जितेंद्र, सर नो सर, बस ऊपर ऊपर पता है। अच्छा, तो मैं जब पूछता हूं तो बताते क्यों नहीं हो? मैं यहां पर किस लिए हूं? इन्हीं चीजों के लिए कि कि जितने भी क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसका कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है, आंसर आंसर पता है, तो उनका सॉल्यूशन आपको मिले और आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाए। क्योंकि अगर इसी क्वेश्चन को पलट के दूसरा आंसर, दूसरा क्वेश्चन बना दे
तो उसका आंसर आपको पता हो। उसी बेस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए हम दोनों एकत्रित हुए यहाँ पर इतना कष्ट उठा रहे हैं। तो इसलिए हेजिटेशन नहीं रखना है, पूछ लेना है कि सर ये क्या है। चलो देख लो, सबसे पहले तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है ये हमें समझना है। ऑटोनोमस को हिंदी में बोलते हैं अपन स्वतंत्र निकाय। स्वतंत्र निकाय का मतलब होता है कि इसके बारे में संविधान के आर्टिकल 324 से 329 में मेंशन किया गया है, और इसको पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से कार्य करने की स्वतंत्रता दी गई है। अर्थात जब भी इलेक्शन होगा तो इसमें ना ही लेजिस्लेटिव बॉडी और ना ही एग्जीक्यूटिव बॉडी, दोनों में से कोई भी इसके कार्यों में ना इंटरफेयर कर सकते हैं और ना ही किसी तरह से इसको इंटरप्ट कर सकते हैं। मतलब अपने तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को अपने साथ लेके और फेयर एंड फाइन इलेक्शन करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है निर्वाचन आयोग को, चुनाव आयोग को। ठीक है, तो ये पूरी तरह से स्वतंत्र है, इसके कार्यों में कोई भी सिस्टम दखल अंदाजी नहीं करेगा। ठीक है, ना एग्जीक्यूटिव बॉडी और ना ही लेजिस्लेटिव बॉडी। तो ये एक स्वतंत्र निकाय है। आपने देखा होगा चुनाव होता है तो उसके पहले आचार संहिता लग जाती है, चाहे पीएम ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी मंत्री ही क्यों ना हो, उस आचार संहिता के दौरान, कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान ना कहीं मिल सकता है, ना कोई ऐड कर सकता है, ना कोई प्रचार कर सकता है, उस सबको फॉलो करना पड़ता है। अगर ये स्वतंत्र निकाय नहीं होता तो आचार संहिता के दौरान भी कोई भी नेता खुलेआम भाषण देता और कोई कुछ उसका नहीं बिगाड़ पाता निर्वाचन आयोग। तो ऐसा नहीं है, इसको पूरे अधिकार दिए गए और ये पूरी तरह से स्वतंत्र है अपने कार्यों के लिए। एक बात तो ये ऑटोनोमस स्वतंत्र निकाय का मतलब ये है। दूसरा है, आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अगर किसी भी संस्था के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अवार्ड जुड़ता है तो उसका मतलब आप सीधे सीधे ये समझ लीजिएगा कि उसके बारे में संविधान में के पार्ट में उस और आर्टिकल में क्लियरली मेंशन किया गया है उसके बारे में कि उस संस्था का गठन कैसे होगा, उसमें कितने मेंबर होंगे, उनका काम क्या होगा और उनको हटाया कैसे जाएगा। मतलब उस पोस्ट के रिगार्डिंग या उस कमीशन के रिगार्डिंग एक एक चीजें क्लियरली मेंशन की गई हैं संविधान के डिफरेंट पार्ट या आर्टिकल में। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। समझ में आ रही बात? तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब यही होता है। समझ में आ रही बात? अरे आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ? यहां पर समझ में आ गई सबको बात? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 बताइएगा। संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 किससे संबंधित है? किससे? इसका आर्टिकल बताओ, इसका भी आर्टिकल बताओ, इसका आर्टिकल बताओ, बताओ आर्टिकल इसका। वेरी गुड रोहित। सी का 25 से 28। वेरी गुड। और इसका, इसका बताओ। रोहित 29-30 है शिक्षा का अधिकार।
ये जो दोनों मैंने लिखे हैं, इसका आर्टिकल बताना। इसका आर्टिकल और इसका आर्टिकल बताओ। दिख रहा है तुम लोगों को? ये जो दोनों लिखे हैं उसका आर्टिकल पहले बताओ, फिर मैं आऊंगा वहां पर। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, और दूसरा लिखा है मैंने अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा शिक्षण संस्थान की स्थापना तथा प्रबंधन का अधिकार। कौन से आर्टिकल में है? नहीं पता? गौतम, सेकंड 230 में है। ये क्या लिख रहे हो रोहित? 29 और 30 है ये। ठीक है, ये आर्टिकल 21 क्लॉज ए। 21 क्लॉज ए है ये। आर्टिकल 21 में क्या है जी? आर्टिकल 21 में बताना क्या है? आर्टिकल 21 बताओ। आर्टिकल शिक्षा का अधिकार है गौतम। आर्टिकल 21 में शिक्षा का अधिकार है। बिल्कुल। लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आर्टिकल 21 है यार। इतना कंफ्यूज क्यों होते हो? और आर्टिकल 21 है, 21 ए है राइट ऑफ एजुकेशन, जिसमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द एज ऑफ 6 to 14 ईयर चाइल्ड, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 21 ए 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा। और ये सरकार, गवर्नमेंट का दायित्व तो निश्चित किया गया कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाए। इसी के तहत तो भाई साहब घर घर से पकड़ के ले जाके बच्चों को दूध दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, साइकिल दे रहे हैं, उनको पुरस्कृत कर रहे हैं, ताकि वो सारे बच्चे जो अभावग्रस्त थे, पढ़ नहीं पा रहे थे, वो जाके पढ़ाई कर सकें। आई बात समझ में? रोहित मेरे लाल, कल तुम लोग चले गए थे। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 हुआ था, और इसी अमेंडमेंट के थ्रू दो जगह ये वर्ड जोड़े गए थे। एक तो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21 ए, और दूसरा जोड़ा गया था फंडामेंटल ड्यूटीज में 11th फंडामेंटल ड्यूटीज। अच्छा, तुम थे उस समय, वेरी गुड। तो ये दो जगह जोड़ा गया, और मैंने कल बताया था तुम लोगों को क्लियरली कि फंडामेंटल राइट्स में तो सरकार का दायित्व तो निश्चित किया गया, और फंडामेंटल ड्यूटीज में माता पिता या उनके जो संरक्षक हैं उनका दायित्व तो निश्चित किया गया कि 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करे सरकार। बिल्कुल, 2005 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया। 2005 में शुरू किया गया था, सबको शिक्षा मिले, और उसके तहत फिर आप देखेंगे फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन कर दिया गया था। ठीक है, आ गई बात सबको समझ में? अरे आई कि नहीं, या कोई डाउट है तो बताओ मुझे। कोई भी डाउट है यहाँ पर? कोई डाउट है, कोई चीज नहीं समझ में आई, कोई यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है, तो आप मुझे बताएं। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर है फटाफट? सर आर्टिकल 27 क्या बोलता है? मेरे लाल गौतम, है आर्टिकल 27 क्या बोलता है? अच्छा, क्या बोलते हैं? आर्टिकल 27 को क्या बोलते हैं? बताओ भाई इसके समान। आर्टिकल 25 से 28 जो है, उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 25 में जो जिस धर्म को मानता है उसका अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, आर्टिकल 26 में धार्मिक आय पर कर देने की स्वतंत्रता है। ठीक है, और तीसरा है आर्टिकल 27, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। ठीक है,
अच्छा उल्टा है, वो बोल दिया मैंने। पहला है 26 में प्रबंध की स्वतंत्रता, और उसके बाद है धार्मिक अगर कोई डोनेशन या कोई पैसा आप धार्मिक कार्यों के लिए देते हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब ये है कि मान लो तुम मंदिर मस्जिद या कहीं भी 50 लाख 10 लाख डोनेशन दे रहे हैं आप उस धार्मिक कार्यों के विकास के लिए, तो उस पर कोई कर नहीं लगेगा, वो फ्री ऑफ टैक्स होता है, उस पर टैक्सेस नहीं लगाते हैं। और 26 था धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, जैसे ट्रस्ट हैं, ट्रस्ट बनते हैं, उलेमा बोर्ड बनता है अलग अलग, तो वो उन जिस धर्म को भी मानते हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रस्ट बना सकते हैं और समिति बना सकते हैं और अपने धार्मिक कार्यों को प्रबंधित कर सकते हैं। ठीक है। 27 में करों की अदायगी से छूट दिया गया, धार्मिक कार्यों में करों की अदायगी से छूट, कि अगर धार्मिक कार्यों के लिए आप कोई फंड पे कर रहे हैं तो उस पर टैक्स नहीं करना पड़ेगा। और 28 है कि राजकीय शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध, मतलब किसी भी गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट में किसी भी तरह का कोई भी रिलीजियस एजुकेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर हुआ? ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102। 102। 102 का आंसर दो। निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा का उद्देश्य राजनीति का आध्यात्मिकरण करना है? आध्यात्मिकरण है, बताइए। 102 का आंसर दीजिए सर। मार्क्सवाद। मार्क्स तो भाई साहब आध्यात्मिकरण की बात ही नहीं करता था। ये तो तुमने सीधे आंसर, एक क्वेश्चन बाद में भी आएगा। आपको मालूम है कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? कहा था कि धर्म उस अफीम के समान है जो मनुष्य को बर्बाद कर देता है, मतलब समाज को ही बर्बाद कर देता है और राष्ट्र को भी बर्बाद करता है। उसने धर्म को अफीम कहा था कि अगर इसका चस्का जिसको लग जाएगा वो बर्बाद हो जाता है। मालूम है ना, कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट है ये। तो फिर कार्ल मार्क्स आध्यात्मिकरण की बात क्यों करेगा? बोलो। कार्ल मार्क्स रिचुअलाइजेशन की बात क्यों करेगा? समाजवाद की बात करता है वो। कार्ल मार्क्स समाजवाद की बात करता है। ये आंसर भी नहीं है, और सोचो, थोड़ा सा सोचोगे तो आंसर दे दोगे इसका। मेरे लाल रोहित, तुमने हिला दिया, आज आग लगा दिया एकदम जबरदस्त। बहुलवाद नहीं जितेंद्र, राइट आंसर सी होगा, सर्वोदय। सर्वोदय मतलब सबके उदय की बात करते हैं, और सबका उदय तो तभी होगा जब उसका आध्यात्मिकरण हो और सब लोग अपने अपने पंथ के अनुरूप आगे बढ़े। तो इसका राइट आंसर सी है। मार्क्सवाद तो सीधे सीधे नहीं होगा क्योंकि वो धर्म से धर्म की बात ही नहीं करता। समाजवाद में समाज के निचले तबके को तो ऊपर बढ़ाया जाता है, लेकिन जो अपर क्लास है, जो पूंजीपति है, उसको डाउन, उसको उसके खिलाफ ये मिशन चलाता है, तो ये भी नहीं होगा। बहुलवाद में पूरी कम्युनिटी की बात करता है, तो डिफाइन नहीं कर रहा है। यहाँ सर्व उदय, सबके उदय की बात करता है, सबके आगे बढ़ने की। तो सभी आगे तभी बढ़ेंगे जब आध्यात्मिक रूप से सभी इतने लिटरेट हो कि देश और समाज के प्रति संकल्पित हो और सबके हित की बात करें। तो राइट आंसर इज सी होगा, सर्वोदय। समझ में आया बात? क्लियर हुआ रोहित? बहुलवाद का मतलब होता है सोसाइटी में रहने वाले सभी प्रकार के लोगों का एक ग्रुप। सोसाइटी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अमीर गरीब सबका एक ग्रुप। ठीक है, तो ग्रुप तो ठीक है, लेकिन इनके उदय की बात अपन थोड़ी कर रहे हैं। यहां सर्व उदय, सभी लोगों के उदय की बात कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि अगर सभी लोग आध्यात्मिक रूप से संपन्न होंगे तो सब मिलजुल के एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे और समाज और देश के प्रति अध्यात्म रूप से अगर आप रिचुअल्स हैं तो आप समाज और देश के प्रति भी आपके सेंटिमेंट्स होते हैं और सब मिलजुल के देश और समाज का विकास करते हैं। समझ में आ रही बात? क्लियर? तो राइट आंसर इज सी। इसका 102 का राइट आंसर सी है। क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ जी? अरे हुआ कि नहीं हुआ?
समाज